नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और देश की बहस में आप सभी का स्वागत है। देश की बहस में आज हमारे साथ जुड़ेगा एक सम्मानित एक्सपर्ट पैनल, अलग अलग राजनीतिक नुमाइंदे, और हम बात करेंगे देश के नंबर 1 डिबेट शो देश की बहस में एक ऐसे मुद्दे पर जिसका इंतजार पूरे देश को है। वो मुद्दा जिसको आप चुनते हैं, और आज आपने किस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए, वो हम आपको बता दें। वैक्सीन पर बेवजह राजनीति आखिर कौन कर रहा है? 60% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। दरअसल में इस वक्त पूरे देश में कोरोना का तूफान उठा है, मगर सियासत थम नहीं रही। बीजेपी पर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने सवाल उठाए हैं। महामारी के महायुद्ध को मात देने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। जिस तेजी से कोरोना की सुनामी आई है, उससे निपटने के लिए हर देशवासी को वैक्सीनेशन बेहद जरूरी हो गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन देश में पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कुछ राज्य वैक्सीन के तीसरे चरण से पहले ही हमलावर हैं। अब भारत सरकार जितने वैक्सीन हमको उपलब्ध कराएगी, हमारी पूरी तैयारी है। जितना वैक्सीन हमको मिलेगा उतना हम वैक्सीनेट लोगों को कर देंगे। दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत सहयोग जो केंद्र सरकार का मिलना चाहिए, वो ऐसा लग रहा है कि इस बार सामने नहीं आ रहा। यहाँ पे जो पॉजिटिव केस है उनको उस हिसाब से, उस जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, चाहे वो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वैक्सीन की हो, चाहे रेमडेसिविर दी हो, ये सारी चीजें इनको सेंटर वाला को पूरे ध्यान में रखना चाहिए। हमको ये जरूरी है। वैक्सीन पर सियासत को धार देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया, चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। कोरोना की वैक्सीन बनाए जाने के शुरुआती दौर में लगातार वैक्सीन पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन इस पर अब नए सिरे से राजनीति शुरू हो चुकी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर विपक्ष से बेवजह राजनीति न करने की अपील की है। उन्होंने वैक्सीनेशन के तीसरे फेज के लिए स्पष्टीकरण देकर सभी अटकलों को विराम दिया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है, वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारी, नई रणनीति राज्यों को केंद्र से मुफ्त टीके की आपूर्ति की गारंटी देती है। राज्य सीधे दवा उत्पादकों से वैक्सीन खरीद सकते हैं। कीमतों पर डोज की संख्या के आधार पर उत्पादकों से बात भी कर सकते हैं। ये जो वैक्सीन पॉलिसी चल रहा है, कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज्ड हुआ रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और इसको ओपन अप करने की आवश्यकता है, इसे खोल देने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में कहें तो इसे लिबरलाइज करने की आवश्यकता है, ऐसा एक मांग आया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इस विषय को रखा था कि इसे लिबरलाइज करने की और ओपन अप करने की आवश्यकता है। अभी तक कोरोना को मात देने के लिए कोई कारगर दवा नहीं है, यानी लक्षणों के आधार पर ही कोरोना का इलाज किया जा रहा है। यही वजह है कि कभी अस्पताल तो कभी ऑक्सीजन या कभी दवा की किल्लत से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि कोरोना से दो हाथ करने के लिए वैक्सीन रामबाण का काम कर रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत बायोटेक ने नाक के जरिए स्प्रे देकर कोरोना के वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है, जबकि कनाडा की नेजल स्प्रे दवा भी काफी अच्छी खबर बनकर सामने आ सकती है। साथ ही पूरी दुनिया भारत के साथ कोरोना की लड़ाई में एक साथ खड़ी दिखाई दे रही है। देश की बहस में चर्चा है कि अपने ही देश में पहले वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब वैक्सीन किसको और कैसे मिले, इस पर नए सिरे से बहस हो रही है। क्या महामारी के इस महासमर में अब वैक्सीन को लेकर राजनीतिक हथियार बनाना सही है? तो रिपोर्ट आपने देखी, और देश की बहस में आज का सवाल भी यही है कि क्या कोरोना की वैक्सीन को लेकर राजनीति करना उचित है? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं न्यूज नेशन की वेबसाइट पर, न्यूज नेशन की मोबाइल ऐप पर भी जाकर आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। हम इस शो के दरमियान ही आपको जवाब भी दिखाएंगे, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर 9711002266।
और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गीता वानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं CSIR की, और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल जफर इस्लाम साहब आपसे, आप सत्ता में हैं, कौन कर रहा है सर राजनीति? देखिए, ये वक्त ऐसा है जिस वक्त राजनीति के लिए कोई भी स्कोप नहीं है, और अगर कोई पार्टी ऐसा सोचती है कि इस वक्त राजनीति की जाए तो शायद देश की जनता उनको बख्शेगी नहीं। मैं समझता हूं कि इस वक्त सिंसियरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से मैं बात कर रहा हूं, कि रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से बात कर रहा हूं कि देखिए, इस वक्त हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। अगर कोई राजनीति करता है उनको भी हम राजनीति नहीं करने देना चाहते, इसलिए कि कुछ पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, आप उनके ही पुराने ट्वीट निकाल के देखिए तो उनको पहले तो वैक्सीन पे शक था, फिर वैक्सीन आने पर शक था कि इतना जल्दी कैसे आ जाएगी, 2024 से पहले सोचा नहीं था। जब देश में वैक्सीन आ गया तो वैक्सीन पे था, फिर वैक्सीन आया तो अब कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं लगा। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ वो कहना ही चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश जिस तरह से, जिस तेजी से वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो रहा है, आप देखिए 80 करोड़ आबादी है जिसको वैक्सीनेशन करना है, जो एलिजिबल है अभी 18 साल से उम्र के बच्चे में और बड़े जो लोग हैं, और उसमें अभी जो जिस तेजी से हो रहा है, दुनिया में किसी देश में इतना तेजी से जो है 14 करोड़ का आंकड़ा नहीं पहुंचा। संकट है, उस संकट के बीच सियासत की जगह नहीं है। आशुतोष जी, बीजेपी को छोड़कर जो बाकी राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों की सत्ता में है, क्या वो सियासत कर रहे हैं या सवाल खड़ा कर रहे हैं? सबसे बड़ी सवाल तो इसी बात को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, राजनीति नहीं कर रही है। आज की तारीख में जिस तरीके की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है, जो पार्टी सत्ता के अंदर है उसको जवाब तो देना पड़ेगा लोकतंत्र के, और लोकतंत्र में उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे और तीखे सवाल पूछे जाएंगे और तीखी आलोचना की जाएगी। अगर उसको राजनीति कहते हैं तो इसका मतलब ये कि उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। भाई आज लोग ये सवाल पूछेंगे कि जब दुनिया में 1 साल पहले से जब पहली वेव आई थी, उस वक्त लोग कह रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी और वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। तो नेशनल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी कि वो इसके लायक एक नेशनल प्लान बनाते, एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाते। आपने कौन सी नेशनल स्ट्रेटजी बनाई? जो टास्क फोर्स कोरोना से निपटने वाली है, उन्होंने पहली मीटिंग कब की? दिसंबर के महीने में मीटिंग की, उसके बाद अप्रैल के मिड में आप मीटिंग करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? तब तक भारत के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके होते हैं। तो लोग अगर आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई ये 2.5 लाख 3.5 लाख केसेस रोज आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस देश के अंदर 162 ऑक्सीजन के प्लांट सरकार सैंक्शन करती है, 8 महीने तक सरकारी अफसर उस पर बैठे रहते हैं, उस पर टेंडरिंग नहीं होती है, सिर्फ 32 प्लांट बनते हैं। अगर इसमें सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे भाई ये आशुतोष जी सर, आप जो कह रहे हैं वो वाजिब बात है, लेकिन आज देश की बहस में बात हम वैक्सीनेशन को लेकर सिर्फ कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर जो राज्यों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, क्या वो सियासत है या वाजिब सवाल है? थोड़ा वैक्सीनेशन पर ही फोकस रखते हैं सर। आशुतोष सर, माफ कीजिएगा, आपको मैं जवाब देता हूँ। मैं आता हूँ जफर इस्लाम साहब आपके पास। आशुतोष जी, हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूं ऑक्सीजन को लेकर आज देखिए क्या स्थिति है। आज पांच प्राइसेस हैं ऑक्सीजन को लेके। एक जो कोविशील्ड कहती है हम 150 रुपए में केंद्र को देंगे, 400 रुपए में स्टेट को देंगे, 600 रुपए में हम प्राइवेट को देंगे। वही कोवैक्सीन क्या कहती है? 150 में केंद्र को देंगे, 600 रुपए में हम स्टेट को देंगे, 1200 रुपए में इनको देंगे। यही वैक्सीन 6 करोड़ वैक्सीन जो है वो एक्सपोर्ट होती रही। अमेरिका, यूके, नेदरलैंड जैसी कंट्रीज पिछले 6 महीने से दुनिया में जवाब देना से उनको वैक्सीन मिल रहा था, वो वैक्सीन इकट्ठा कर रहे थे, अपने लोगों के लिए कर रहे थे, आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। आपकी पॉलिसी क्या थी? जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो वो सियासत नजर आती है और पॉलिसी फेलियर दरअसल में आपका है। देखिए आशुतोष जी, पहले आप में थे, उससे पहले जर्नलिस्ट थे, उनको जानकारी सब कुछ रहती है, लेकिन फिर भी अनजान बन के बात करना चाहते हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। आशुतोष जी, आपको ये मालूम होगा कि इस देश के बारे में तो सब कुछ मालूम है आपको। ये भी मालूम होगा जब इतने आप तलखी से बात कर रहे हैं, इतने आप जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें, तो ये भी तो बता दीजिए देश को साथ साथ कि क्या हमारे पास रॉ मटेरियल है उस वैक्सीन को बनाने के लिए? जिन मुल्कों से हमने वादा करके वैक्सीन लिया, रॉ मटेरियल लिया है, और उनको हमने ये कहा कि रॉ मटेरियल हमको मिलेगा नहीं, तो हम वैक्सीन कैसे बनाएंगे? क्या आप पैदा करके देंगे, हम पैदा करके देंगे, या रॉ मटेरियल हमें चाहिए? और रॉ मटेरियल हमको मिला है तो वैक्सीन, अगर देश में हम आइसोलेशन में पूरे दुनिया में नहीं रह सकते, अगर हमें दूसरे मुल्कों से सपोर्ट चाहिए तो दूसरे मुल्कों को भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और जाहिर है कि ऐसे मौके पे हमने उनसे आग्रह किया कि अभी हम
और एक वैक्सीन नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हमें आप जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, जो कि उन्होंने दोनों चीज हमारी बात मानी। क्योंकि यहाँ पर केसेस सर्ज हुए हैं, इसलिए उन्होंने वैक्सीन अब हम नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल हम फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, आपने अपनी बात कही, आशुतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहिए सर, मैं बाकी पैनलिस्ट का भी रुख करूंगा। जफर साहब देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर भारत क्या गुमराह कर रहा हूं? नहीं, क्या गुमराह कर रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए जफर साहब, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप गलत मुझे बोलने दीजिए। क्या गुमराह कर रहा हूं? जफर साहब मुझे बोलने दीजिए पहले। जफर साहब मुझे बोलने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत करिए। जब आप बोले तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं आप मुझे बोलने दीजिए। उसके आप बोले थे, मैंने आपको नहीं रोका। वैक्सीन के रॉ मटेरियल आप जब जफर इस्लाम साहब सुन लेते हैं। जफर इस्लाम साहब, आपके सवाल का जवाब क्या है आशुतोष जी के पास, जान लीजिए जरा। आप शांत रहिए, आप गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को तेजित करना चाहते हैं, जो आपकी शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप लोगों को तेजित करना चाहते हैं। जफर इस्लाम साहब सुन लेते हैं, आपने अपनी बात कह ली। जफर इस्लाम साहब, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है गंभीर मुद्दे पर। आशुतोष जी बताएं। मैं कह रहा हूं, मैंने रिपोर्ट किया है और हमारी रिस्पांसिबिलिटी है रिस्पांसिबल नेशन भारतीय की। जनता पार्टी जफर इस्लाम साहब सुन लेते हैं। इनको शांत कराइए। सुनने की बहुत आदत है, लेकिन गुमराह करने की नहीं। जैसे हम तेजित करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपने 6 करोड़ वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट किया? भारत के पास एलिमेंट्स नहीं है, आपने 6 करोड़ वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट करने दिया? दूसरी बात, इस्लाम साहब कह रहे हैं कि आप उन्हीं देशों से तो कच्चा माल ले रहे हैं, आप कैसे उनसे मना कर देंगे कि हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे? एक मिनट मेरी बात सुनिए। जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव आपने अप्रैल के महीने में किया, ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अगर आप जनवरी फरवरी के महीने में करते तो आज ये दिक्कत नहीं होती। आधार पूनावाला ने 3000 करोड़ रुपए की मांग की, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कब उनको प्रोवाइड किया? उनकी बात नहीं सुनी। तो ये अपनी फेलियर को, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और दो हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं। जिन परिवारों में मौत जफर हो रही है, इस्लाम साहब, आशुतोष जी माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूं। सर, आपने अपनी बातें कही, हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं जो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। डॉक्टर गीता वाणी रायसन, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं CSIR के। डॉक्टर DS राणा साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप चेयरमैन हैं गंगाराम अस्पताल के। डॉक्टर राणा, वैक्सीनेशन के मोर्चे पर क्या पॉलिसी के स्तर पर कहीं कोई समस्या है या देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? ये तो सरकार ही बता सकती है, क्योंकि पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है नहीं। पर मैं ये कह सकता हूँ कि वैक्सीनेशन जो रेट है वो बहुत कम है। लोगों में अभी भी हेसिटेंसी नहीं जा रही है, पर इसकी कमी है या क्या पॉलिसी है, जो सरकार की पॉलिसी नहीं है, इस पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कमेंट करने के लिए। जी, हमारे पास वैक्सीनेशन का प्रबंध है। हमारे हॉस्पिटल में लोग बहुत कम वैक्सीनेशन लगाते हैं, शायद सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा वैक्सीनेशन लग रही हैं। पर ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि सबको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए और सबको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। और ये चीज़ जो भी सरकार ने की कि सबको लगनी चाहिए, और इवन प्राइवेट सेक्टर में पैसे देकर भी लग सकती है, ये अच्छी वेलकम पॉलिसी है। जहाँ तक क्वेश्चन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का है, वो लोग तो यही सरकार आंसर दे सकती है आपको। डॉक्टर DS राणा, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर कोई वैक्सीन ले सकता है, ये अच्छी पॉलिसी है, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट में अगर वैक्सीन के दाम अलग अलग होते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये एक डिबेट का मुद्दा है, इस पर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए? 150, 400, 600 वेलफेयर स्टेट में सर? हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं, पर अब इसके बारे में मैं राजनीति की नहीं हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ इसके बारे में कुछ। जी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है इस तमाम गंभीर मुद्दे पर। डॉक्टर गीता वाणी राय साहब, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है बड़े पैमाने पर? केंद्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर तीनों मिलकर क्यों इस दिशा में आगे बढ़ें? देखिए, जैसे हाल आज है, हम लोग देख रहे हैं कि ये सेकेंड वेव जो आया है और किस तरफ से फैल रहा है, ये सिर्फ वैक्सीनेशन से ही हमारा फाइनली सोल्यूशन मिलेगा। तो इसका और जो हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, और इसके लिए तो हमको सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो। हमारा तो 1 बिलियन के ऊपर हमारा पॉपुलेशन है। जैसे पोलियो वैक्सीन को इरेडिकेट, पोलियो वैक्सीन के लिए बहुत साल था हमारे पास, बहुत समय से हमने ये वैक्सीनेशन किया और एलिमिनेट किया, बट अभी हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि लोग मर रहे हैं और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो वैक्सीनेशन जो है बहुत जल्दी करना चाहिए। तो इसके लिए हम बहुत जरूरी है मौजूदा वक्त में, अगर आंकड़ों पर लगाम लगानी है तो। जफर इस्लाम साहब, मैं आपका रुख करूंगा आशुतोष जी के सवालों को लेकर, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, याक्षी यश रुड़की से। जी, पूछें अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है हमारे देश में?
बल्कि इस वक्त हर एक देश नागरिक को हमारे साथ लड़कर, एक दूसरे के साथ इस महाबीमारी से लड़कर छुटकारा पाना चाहिए। ठीक है, तो इस महामारी से अगर लड़ना है तो वैक्सीनेशन पर सियासत ना हो। लेकिन जफर इस्लाम साहब, वेलफेयर स्टेट है सर हिंदुस्तान, यहाँ पर रेल का भाड़ा नहीं बढ़ता है, ये कहते हुए कि हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे एक आम भारतीय। वैक्सीनेशन जैसी चीज के, जरूरी चीज के आप दाम 3 रख रहे हैं यहाँ पर, क्या ये वाजिब है सर? क्यों ना सवाल करें राज्य सरकार आप? देखिए जहां तक 2 चीजें अलग अलग है। एक तो वैक्सीन का दाम और एक वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, और जो मुद्दा उठाया आशुतोष जी ने वो वैक्सीन को एक्सपोर्ट के बारे में। ये 3 अलग अलग मुद्दे मैं आपको बहुत तफसील से बताना चाहता हूँ, संजीदगी से बताना चाहता हूँ, ताकि आपकी जो लोग देख रहे हैं उसमें समझे। दामों की बात जो है वो एड्रेस किया जा रहा है सरकार उनसे, जो है प्रोड्यूसर जो बनाते हैं, प्रोडक्शन कंपनी जो है, कंपनियों से बात कर रही है, उसके बारे में और डिटेल में जानकारी बाद में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल इस देश में नहीं है, जो भी रॉ मटेरियल जाता है इस देश में नहीं होता है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम इस दुनिया में आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, इंटीग्रेटेड जो ग्लोब है, तो हम उसका पार्ट है, और इसलिए हमें जब अगर किसी से एक हाथ से लेना होता है दूसरे हाथ से देना भी होता है। इसलिए हमें जो उसको कमिटमेंट थी वो हमने पूरी की, लेकिन पूरी कमिटमेंट ना पूरी करते हुए हमने बीच में रोका, क्योंकि यहाँ पर अचानक उसकी आवश्यकता ज्यादा हो गई, तो हमने रोका और कहा कि आपको इसकी पूर्ति बाद में कीजिएगा, पहले अपने देश में जरूरत है और हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए। हम रॉ मटेरियल का जो है हमें आप देने का काम करते रहे, तो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, हम तेजी से बना रहे हैं। वैक्सीनेशन जो है वो तेजी से शुरू होगा और प्रोडक्शन भी बढ़ा है। आपने अपनी बात कही, डिप्लोमेसी की मजबूरियां बताई, दाम को लेकर आपने बात को टाल दिया। नहीं, कोई टाला नहीं, हमने कहा उस पर भी चर्चा चल रही है, और दाम भी जो है एक आम नागरिक को कोई इसके पॉकेट पे कोई भार नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हैं वेलफेयर स्टेट की बात, आशुतोष जी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आम नागरिक को कोई भार नहीं पड़ेगा उसका। मैं डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का स्टूडेंट रहा हूं, और इसलिए मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को एंटिसिपेट करना चाहिए। जो तैयारी आज की जा रही है वो 6 महीने पहले होनी चाहिए। जिस टास्क फोर्स की मीटिंग अप्रैल के महीने में हो रही है वो आज की तारीख में सितंबर के या अक्टूबर के महीने में होनी चाहिए थी। जिस डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की बात आज कर रहे, अगर आप दुनिया को समझाने की कोशिश करते कि भारत के पास 135 करोड़ लोग हैं, इसलिए हमें ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। जब अमेरिका ने कहा कि हम नहीं दे सकते, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ा और अमेरिका को देना पड़ा, 1 हफ्ते के अंदर देना पड़ा। अगर ये कोशिश हम 6 महीने पहले करते तो आज ये स्थिति नहीं आती। आधार पूनावाला 3000 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था, उसको 3000 करोड़ रुपए समय पे नहीं दिए गए। और जो वैक्सीनेशन की बात करते हैं, फ्री वैक्सीनेशन में इस देश में अगर 50,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च नहीं आएगा, अगर 50,000 करोड़ रुपए अगर आप खर्च करके वैक्सीनेट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में 3 गुना उछाल आएगा। अगर आप लोगों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमी माइनस में जाएगी। ये प्योर इकोनॉमिक्स का मसला है। अगर आप ये बात समझ में नहीं आती है, जी देखिए, आप तो जफर इस्लाम साहब आप तो खुद आर्थिक मामलों के भी जानकार है सर। जो आशुतोष जी कह रहे हैं वो फैक्चुअली बात सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो देश है सर जहां पर 5-6 लाख करोड़ रुपए का एनपीए होता है, राइट ऑफ होता है। आप वैक्सीनेशन जैसी जरूरी चीज पर ऐसा बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पाते? आपने देखा इस साल का बजट भी देखा, उसमें ही कितना बड़ा एलोकेशन किया गया, बजटरी एलोकेशन वैक्सीनेशन के लिए। शायद देखा होगा, वो आप 50,000 करोड़ कह रहे हैं, उस बड़ों से कमी है, लेकिन सरकार ने वो भी कहा है कि अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो उस पर भी चर्चा की जाएगी और उसको एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि उसकी चिंता ही नहीं होनी चाहिए जहां फ्री वैक्सीनेशन के बारे में, बिकॉज वो हो जाएगा। उस पर हमको जरा से भी ये नहीं कि एक आम नागरिक को उसकी तो आप देश की बहस में भरोसा दिला रहे हैं आम भारतीयों को कि वैक्सीनेशन फ्री ही होगा आने वाले वक्त में? वैक्सीनेशन के लिए जो आम नागरिक के लिए कोई उनके पॉकेट पे कोई भार नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूं। लेकिन देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए, जैसे पढ़े लिखे लोग जो कह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी के हम स्टूडेंट रहे, लेकिन इस तरह से जो मतलब इस तरह से जो बातें कर रहे हैं, जो लगता है कि सच्चाई से हटके और जिसकी जानकारी ना हो। अरे भाई, अगर फॉरेन पॉलिसी के स्टूडेंट है तो इतना तो समझना पड़ेगा कि हम आइसोलेशन में तो नहीं रहे, हमें भी जरूरत पड़ती है जो चीजों की, तो वो हमें भी लेना पड़ता है और हमें भी रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। अगर उस वक्त ऐसा सर्ज होता है तो आज है तो हमने एक्सपोर्ट रोक दिया है, लेकिन हम इंपोर्ट तो करते ही जा रहे हैं। अगर वो रोक देते तो आप क्या यहाँ चिल्लाते नहीं रह जाते कि भाई हमें फॉरेन पॉलिसी कैसी है हमारी, कि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है। अरे भाई, आज हम अमेरिका से भी ले रहे हैं, दूसरे देशों से भी ले रहे हैं, कई देशों से इंपोर्ट हो रहा है, और जिस तरह से पूरी दुनिया की सहायता आ रही है उससे समझ में आता है
कि हम आपकी फॉरेन पॉलिसी की जो समझ है वो हो सकता है अच्छी हो, लेकिन आज के संदर्भ में आपको ये कह सकता है कि आप बायस होकर बात कर रहे हैं। आशुतोष जी, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि जो इनकी डिप्लोमेसी है फॉरेन की, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद। देखिए सर, बुर्ज खलीफा में भी प्रतीकात्मक कहा जा रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। देखिए 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं विदेशों से। क्या ईमानदारी की बात क्या है कि देश की सरकार ने एंटिसिपेट ही नहीं किया। 21 फरवरी को भारतीय के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि मोदी जी ने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है। देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि कोरोना का एंड गेम शुरू हो गया है। यानी आपको अंदाजा ही नहीं था कि कोरोना आने वाला है। जब आपको अंदाजा ही नहीं था तो आप वैक्सीनेशन की पॉलिसी कहां से लाते? कोरोना से लड़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए क्या काम करते? ऑक्सीजन के लिए जो प्लांट्स बनाने थे आपने नहीं बनाए। जो प्लांट्स आज आप बनाने की बात कर रहे हैं, हर जिले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट, अगर 4 महीने पहले आपने शुरू कर दिया होता, 200 करोड़ रुपए की जगह अगर आपने 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए होते तो आज हजारों लोगों की जान बच सकती थी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भारत की सरकार ने देश में कितना बड़ा संकट है इसको समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक आदमी में सीमित हो जाएगा, एक्सपर्ट की बात नहीं मानी जाएगी, विशेषज्ञों को कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाएगा, तो यही होगा। मैं जफर इस्लाम साहब की मजबूरी समझता हूं, उनको यहां पे आके डिफेंड करना अपनी सरकार को, लेकिन इनडिफेंसिबल है। 6 महीने पहले इन्होंने क्यों नहीं तैयारी की? जब 97,000 कोरोना के पेशेंट आए थे, उसके बाद लगातार डिक्लाइन हुआ है। अगर आप 6 महीने पहले ऑक्सीजन की प्लांट शुरू कर दिए होते, वैक्सीनेशन को लिए डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया होता, आज ये नौबत नहीं आती। जफर इस्लाम साहब, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन डॉक्टर DS राणा साहब, क्या आपको भी लगता है सर एक एक्सपर्ट के तौर पर कि कोरोना के कहर को समझने में, पढ़ने में और उसके हिसाब से वक्त रहते एक्शन लेने में हम कहीं चूक कर रहे हैं? हम चूक गए असल में। जो अभी आशुतोष जी ने बताया कि समहाउ जो एक्सपर्ट थे वो नहीं समझ पाए, सरकार ने विजय घोषित कर दी, लोगों ने अपनी जो गार्ड डाउन कर दिए, लोगों ने, सरकार ने भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं की और लोगों ने भी सोशलाइजेशन करना शुरू कर दी। सारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था वो बंद हो गया, तो उसकी वजह से सारी सोशलाइजेशन हो गई। और सडनली जब कोविड-2 की लहर आई तो कोई भी तैयार नहीं था, और कोविड-2 की लहर कोई नई चीज़ नहीं थी। ये पता होना चाहिए था कि अमेरिका में आई, अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, यूरोप में आई, यूरोप में दोबारा बहुत से देशों ने अपना लॉकडाउन दोबारा किया। तो सम कहीं कोई ना कोई गलती हो गई, उसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप हो गया बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब चलो जो हो गया वो हो गया है, अब तो सारे मिलकर इसको समाधान बिल्कुल आने वाले वक्त की रणनीति पर बात जरूर होनी चाहिए सर। लेकिन एक सवाल और जो यहाँ पर खड़ा हो रहा है वो ये कि कोरोना की इस देश में पहली लहर और दूसरी लहर जो अभी दिख रही है, इसके बीच का जो वक्त था, क्या इसमें हम कुछ बेहतर कर सकते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, विजन के मोर्चे पर, पॉलिसी के मोर्चे पर, जो हम शायद नहीं कर पाए? ये रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग है, पर वैसे पता था कि कोई भी जो महामारी आती है, इस तरह की पैंडेमिक आती है, वो 2-3 साल तक खत्म नहीं होती, इसकी कई लहरें आती हैं। और अभी बड़ा ज़रूरी है कि आगे के लिए, चलो अभी इसको जितने की कोशिश करो, जाहिर कर सकते हैं बहुत लॉस हो रहा है लाइफ्स का, पर आगे के लिए ज़रूरी है नेशन को एक संदेश भेजो कि वो शॉर्ट टर्म में अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करें, एक इसमें सेल्फ लॉकडाउन जो है वो करें, और दूसरा सारे लोग जितने लोग वैक्सीनेशन करें। और मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से सारी वैक्सीनेशन का पैसे दे दें, और जहां तक जनरल पब्लिक की बात है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको वैक्सीनेशन फ्री मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जफर इस्लाम साहब, सुना आपने, देखिए सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं सर, और वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि हाँ गड़बड़ रही है, हम चीज़ों को नहीं समझ पाए वक्त रहते। देखिए, मैं वो डॉक्टर हैं, मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ या किसी पे भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इस वक्त पॉलिटिक्स या किस तरह के तर्क और कुतर्क देने का समय नहीं है। ये समय है एक कलेक्टिव एफर्ट्स के लिए, और कलेक्टिवली हमको सबको इस चीज को लड़ना है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और उसमें जो जिस तरह से सहायता कर सकता है उसको करना चाहिए। क्रिटिसिज्म के लिए बहुत टाइम रहेगा, आशुतोष जी को राजनीति छोड़ के भी राजनीति करने का बहुत समय मिलेगा, लेकिन आज मैं कहता हूं कि सबको एक साथ एकजुट होकर सारे फोर्सेस को साथ होकर लड़ना चाहिए, इसलिए कि कोरोना में ये महामारी सिर्फ आपको और हमको इम्पैक्ट नहीं कर रही, सारे देश के वासियों को इम्पैक्ट कर रही है। इसलिए कि आपके लिए ये जो आपका जो सोचना है वो सही नहीं है कि भाई आप जो सोच रहे वही सही है, बल्कि ये सोचना भी सही है कि देश में काम चल रहा है और उस देश को जो है
सबको मिलकर इस महामारी से लड़के इससे बाहर आना है। हो सकता है बाद में अगर हमसे कुछ चूक हुई है या कोई चूक अगर किसी और से भी हुई है या आपकी समझदारी में कमी है तो उसके बारे में हम चिंता बाद में कर लेंगे, लेकिन आज के दिन उसकी चिंता करने से पहले। आशुतोष जी, आपको लगता है कि सरकार के स्तर पर वैक्सीनेशन के मोर्चे पर कमियां रही हैं, विजन जो होना चाहिए था वो नहीं दिख पाया सर? लेकिन अखिलेश यादव का बयान था 2 जनवरी का जिसमें वो कह रहे कि मुझे बीजेपी की इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। राशिद अलवी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। शफीकुर रहमान बर्क साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि फिलहाल कोरोना वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, मुल्क में ऊपर वाला भारतीयों के साथ है। ये जो इस तरीके के बयान लगातार सामने आते रहे, चाहे वो कांग्रेस, सपा और तमाम बाकी राजनीतिक दलों के, क्या इससे भी कहीं विजन झलकता है या सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ पॉलिटिक्स? देखिए अनुराग जी, ऐसे नेताओं की वजह से ही देश का बेड़ा गर्क हुआ है। मैं फिर दोहरा दूं, ऐसे नेताओं की वजह से ही देश का बेड़ा गर्क हुआ है। इतनी बड़ी क्राइसिस में एक राष्ट्रीय सहमति बनाने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। 1939 में जब इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था तो पूरे देश ने मिलकर विंस्टन चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया, एक राष्ट्रीय सरकार बनाई। जब 1947 में जब देश लड़ रहा था तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिए, इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अम्बेडकर आए। आज देश के इतिहास की सबसे बड़ी क्राइसिस है। एक राष्ट्रीय सहमति बनाकर, राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाकर अगर चलते तो शायद राजनीति कम होती और लोगों का भला होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है कि वो समझते हैं कि सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है और सिर्फ एक आदमी के बल पे चलेगा ये देश। लेकिन आदमी के बल पे नहीं अगर दूसरी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है तो कलेक्टिव पॉलिटिक्स कैसे होगी सर? मैंने यही कहा, ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अगर संविधान बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जफर इस्लाम साहब, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सहमति बनी। मैं लास्ट 10 सेकंड बोल रहा हूँ इसलिए मेरा 9 बजे से दूसरे चैनल पे है। जी कहें। किताब चैनल। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये वक्त नहीं है इस तरह का जो है ना, जो राजनीति चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो उसका समय नहीं है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, आप देखिए इससे तेज तो दुनिया में जो डेवलप्ड नेशन वो भी नहीं कर पाई है वैक्सीनेशन, जिस तेजी से यहाँ पर हुआ है। दूसरी बात की वैक्सीन के बारे में अगर आप चाहें तो देख लीजिए जाके किस तरह के लोगों ने राजनीति की थी कि वैक्सीन गलत है, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये तो वैक्सीन देश में आ ही नहीं सकता, 2024 से पहले इंडिया में वैक्सीन नहीं आ सकता। प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी की वजह से आज वैक्सीन देश में है, जिसकी आज मनोकामना इनकी रही कि वैक्सीन हो जाए, सबको हो जाए। वो कल तक कह रहे थे वैक्सीन आ ही नहीं सकता, असंभव है। जिस चीज को संभव बनाया उसको ये गाली दे रहे हैं। तो खैर आज ये राजनीति करना चाहते हैं, मैं नहीं राजनीति आज करना चाहता, मैं सिर्फ इतना आश्वासन दिलाना चाहता हूँ वैक्सीन तेजी से बनेगा। रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो चुका है, हो रहा है तेजी से, और हम सब देशवासियों को वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में दाम भी जफर इस्लाम साहब, दाम का जो आश्वासन आपने दिया है, किसी को भी, किसी एक आम नागरिक को उसका भार, उसके जेब पर उसका भार नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही मैं धन्यवाद कहते हुए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपकी मजबूरी समझ सकते हैं सर, लेकिन आशुतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? नहीं, मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप वैक्सीन बनाने का क्रेडिट देश के प्रधानमंत्री को देंगे तो वैक्सीन की अनुपलब्धता की वजह से अगर क्राइसिस होगी तो इसकी जिम्मेदारी भी देश की सरकार को लेनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस में अनप्रेसिडेंटेड लीडरशिप दिखानी पड़ेगी जो केंद्र की सरकार लेकिन आशुतोष सर माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं सर, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, हम लगातार पहले भी इस पर चर्चा करते रहे। अगर किसी राज्य में वेंटिलेटर की जरूरत होती है, अगर किसी राज्य में अस्पताल बनाने की जरूरत होती है, एम्बुलेंस की जरूरत होती है, तो क्या सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ देखा जाता है? क्या केंद्र सरकार वो सारी चीजें मुहैया कराती है? क्या राज्यों की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है? फिर चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट हो या फिर कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो या दिल्ली क्यों ना हो। अनुराग, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। अगर हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट था तो 24 मार्च 2020 को देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन क्यों लगाया? स्टेट्स पे छोड़ देते, स्टेट्स अपने लेवल पे हैंडल करता। जब देश संकट में हो तो देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही देश को लीड करे। अगर राज्य अपना काम नहीं कर रहे तो राज्यों से काम करवाएं। मुख्यमंत्री अगर काम नहीं करे तो मुख्यमंत्रियों से काम करवाया जाए। वैक्सीन का जो 50% कोटा है सेंटर का वो राज्यों को दिया जाएगा जैसा दावा किया जा रहा है, तो क्या ये उस लीडरशिप का हिस्सा नहीं है सर? नहीं अनुराग, मैं फिर कह दूं, ये सारी कवायद आज से 4 महीने पहले होनी चाहिए। दिसंबर के महीने में टास्क फोर्स की मीटिंग होनी चाहिए।
सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस क्लियर होने चाहिए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के साथ मीटिंग होनी चाहिए और एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। कोई राष्ट्रीय नीति सरकार के स्तर पर नहीं बनी, ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी फेलियर है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो समाजवादी पार्टी जिसके लिए अभी कुछ देर पहले आशुतोष जी आप ही कह रहे थे कि ऐसे ही जो तमाम पार्टियों के नेता हैं उन्होंने बेड़ा गर्क किया है इस महामारी के और ज्यादा बढ़ने के मोर्चे पर। अनुराग भदौरिया साहब, वैक्सीनेशन वक्त की जरूरत है, तमाम जानकार तमाम एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सभा के नेताओं के बयान अब तक जो सामने आते रहे उसके बाद क्या आपको लगता है कि वाकई आपने सियासत नहीं की इस मुद्दे पर, आपने नेगेटिविटी नहीं फैलाई इस मुद्दे पर? देखिए, इस मुद्दे पे कम से कम आपको 1000 बार जवाब दे चुके हैं, फिर आज जवाब दे देते हैं, लेकिन जवाब देने के पहले एक चीज और बता देते हैं कि अभी देश के अंदर में जो जरूरत है वो हॉस्पिटल की है, बेड की है, वेंटिलेटर की है और लोगों को ऑक्सीजन समय से मिल जाए इसकी जरूरत है, जिसकी वजह से गंगाराम हॉस्पिटल हो चाहे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हो जिसमें 20-20, 25-25 लोगों की मौतें हो गई और ना जाने और कितने लोगों की मौतें हो गई। ये सरकार की नाकामी और भदौरिया साहब, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन एक जानकार आप भी हैं सर, आप भी लगातार एक्सपर्ट को सुन रहे हैं, वैक्सीनेशन की भी उतनी ही जरूरत है। बोलने दीजिए, नहीं सुन, मैं बोल रहा हूँ, मैं उस पर भी आऊंगा, मुझे पूरे बात तो कहने दीजिए। उसकी एक जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार इसको अपना क्रेडिट लेने में लगी थी और अवार्ड लेने में लगी थी कि हमने काबू पा लिया कोरोना पे। आज जो लोगों की मौतें होगी उसके जिम्मेदार कौन होगा ये भी तय कर दीजिएगा प्रोग्राम में जाते जाते, कि जो लोगों के परिवार के सदस्य चले गए सरकार की नाकामी की वजह से, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और बार बार मैं आपके चैनलों पे देखता हूं, दिल्ली को इतना दिखाते हो, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो आप गुजरात क्यों नहीं दिखाते, उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही क्यों नहीं दिखा रहे हो आप, महाराष्ट्र में भी दिखाइए, राजस्थान में भी दिखाइए। आप खाली इश्यू को डाइवर्ट मत कीजिए कि माने केंद्र सरकार को बचाने के लिए लोगों की मौतें, हमेशा यही होता है। अनुराग भदौरिया साहब, आपके सवाल के लिए शुक्रिया, लेकिन न्यूज़ नेशन पूरे दिन देखा कीजिए, अब से 1 घंटे पहले का जो कार्यक्रम था उसमें उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखा रहे थे लगातार। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं सर, सम्मान के साथ। आपने मुझे पूछा है तो मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दीजिए। जब यहाँ नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में आपने कहा कि वहां लाइन लग के लोगों की मौतें हो गई, फिर जब हमने इसमें बोलना शुरू किया, आपके साथ यही है सर, क्या विषयांतर हो जाता है, होगी, छोड़ दो बात। आज देश की बहस में वैक्सीनेशन को लेकर हो रही है, उसके बाद सुन तो लीजिए, उसी मुद्दे पर आप शिरकत करने के लिए आए हैं, उसी मुद्दे पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा सर। आपने कहा कि हम यूपी की आवाज नहीं उठा रहे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। अब देखिए न्यूज़ नेशन, आपको उत्तर प्रदेश की कई रिपोर्ट्स लगातार दिखेंगी। प्रभु जवाब दे के जाऊंगा आपके वैक्सीन का, लेकिन मुझे पूरी बात कहने दीजिए। नोटबंदी पे लोगों की मौतें हो गई, जब हमने बोलना शुरू किया तो बोले नहीं तो पुरानी होगी, अब नई बात करो। नई बात पे किसानों की, वहां पे 300 किसानों की, 250 किसानों की मौतें हो गई, अब वो पुरानी बात होगी, नई बात पे आओ। चाइना में, अच्छा चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया, भदौरिया साहब शुरू की हमारे मुद्दा वैक्सीनेशन है, नई बात करो। आप कोरोना से सुन तो लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ, कोरोना पे आ रहा हूँ सर। कितनी लंबी भूमिका, फिर यहाँ मजदूर पैदल चलते चलते मर गया, फिर मजदूर मर गया आपकी सरकार की गलती की वजह से, बोली उस पर बोलना शुरू किया। नहीं अब तो ये तो हो गया, अब आगे की चर्चा करो। अब कोरोना से लोगों की मौतें हो गई, जब कोरोना से लोगों की मौतें हो गई, अब कुछ दिन बाद बोलना शुरू करना, अब तो मौतें हो गई, अब दूसरी चर्चा करो। अब वैक्सीन की बात बता देता हूँ, मैंने पहले भी बोला था, हमने बोला भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की जो वैक्सीन है, इनकी जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है, जिस तरह से आपने देखा शामली में 3 बुजुर्ग महिलाएं वैक्सीन लगाने गई उत्तर प्रदेश के अंदर में, और कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया वैक्सीन की जगह। ये सिस्टम की खराबी है कि नहीं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आपने वैक्सीन को देखा, यहाँ पीपी किट, जब वहां आपात, यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था, पीपी किट में घोटाला पकड़ा गया, यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला पकड़ा गया, यहाँ पे टीचर भर्ती में घोटाला पकड़ा गया। और यही वैक्सीन आपने बनारस में देखा, साइकिल में खुले टेम्परेचर में घूम रही थी। इसके मतलब हम बोलते थे वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने तो अच्छी बनाई है, उन्होंने देश के सम्मान के लिए बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में अनुराग भदौरिया साहब, अफसोस की बात है कि आपने अब तक उस मुद्दे पर बात नहीं की जिस मुद्दे को मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था। क्या आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी ने वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होने का दम भरा या फिर नेगेटिविटी बढ़ाई? मैं एक बार फिर आपका भी रुख करूंगा, और राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ चीजों को समझने की कोशिश करूंगा एक एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना वैक्सीन की कीमतों पर मचे सियासी संग्राम के बीच बड़ी खबर आई है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार ने वैक्सीन के दाम को कम करने के लिए कहा है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को दाम कम करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी, यानी एक बड़ा हिस्सा ऐसा होगा देश की आबादी का जो वैक्सीनेशन के दायरे में आएगा। और इसी के मद्देनजर संभवतः अब केंद्र सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है कि दवा कंपनियों से, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से ये कहा जा रहा है कि इसके दाम कम किए जाएं, क्योंकि तमाम राज्यों की तरफ से भी अपील की जा रही थी कि वैक्सीन के अलग अलग दाम नहीं होने चाहिए। राज्य सरकारों की तरफ से जो तमाम मांग की जा रही थी उसका अब असर होता दिख रहा है कोरोना की वैक्सीन को लेकर। सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि वैक्सीन कंपनियों को दाम कम करने के लिए कहा है केंद्र सरकार ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन भी होना है, यानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो वैक्सीनेशन के दायरे
में आएगा, लेकिन वैक्सीन की कीमत को लेकर लगातार सवाल भी खड़े होते रहे, सियासत भी होती रही। और इस बीच अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, केंद्र ने वैक्सीन कंपनियों को दाम कम करने के लिए कहा है। तो आगे की क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन डॉक्टर DS राणा सर, आप तो एक्सपर्ट हैं सर, इस वक्त वैक्सीनेशन कितना जरूरी है बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ? जो अनुराग भदौरिया साहब कह रहे हैं कि देखिए ऑक्सीजन जरूरी है, दवाई जरूरी है, बेड जरूरी है, बेशक ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन कितना जरूरी है? अगर मैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हूं तो मेरे लिए कितनी बड़ी राहत की बात हो सकती है अगर मुझे कोरोना होता है तो? ऑक्सीजन और बेड और जो इमरजेंसी है वो लगवाई, वैक्सीन तो लगी रही है। आप बात को घुमाते क्यों हैं? आप तोड़ मरोड़ के बात को पेश क्यों करते हैं? मैंने कहा बोला वैक्सीन की जरूरत नहीं है, मैंने कहा सवाल वैक्सीनेशन का है। मैं तोड़ मरोड़ कहाँ रहा हूँ सर? आप तोड़ मरोड़ रहे हैं। सामने आप पलायन, किसानों का मुद्दा और पता नहीं नोटबंदी कहाँ पहुंच गए सर? वैक्सीनेशन पर ही फोकस रखिए ना। आप बताइए कि शफीकुर रहमान अगर ये कहते हैं कि देश में वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला सबके साथ है, तो क्या ये बयान सही है? क्या आप शफीकुर रहमान के साथ हैं या देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ हैं? बताइए अनुराग भदौरिया। वैक्सीन तो लगी रही है लेकिन इमीडिएट अभी शफीकुर रहमान वर्क के बयान के साथ हैं या वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के साथ हैं? आप सरकार को बचाने के लिए अनुराग भदौरिया साहब बताइए जरा, कहां खड़े हैं? हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम सामने झूठ मत बोलिए, मेरे जाने के बाद झूठ बोल दीजिएगा। मुझे शफीकुर, मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं सर, आपको चुनौती दे रहा हूं, अगर आप बताइए मेरे बयान गलत हो तो। शफीकुर रहमान वर्क के साथ खड़े हैं या देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ खड़े हैं? आपका बयान गलत है, आपका बयान गलत है। आप कह रहे हैं शफीकुर रहमान वर्क ने नहीं कहा ये? मैंने क्या बोला फिर आपको जवाब दे दूं मैं? मैंने बोला, हमने बोला कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार सिस्टम है इससे हमें दिक्कत है। जिस तरह से मैंने बोला कुत्ता काटने वाला है, आपने इंजेक्शन लगा दिया वैक्सीन की जगह। सर मैं शफीकुर रहमान की बात कर रहा हूं, आप कहीं और पहुंच गए। आप ही की पार्टी के नेता हैं, मैं तो सिर्फ आपसे रिकन्फर्म कर रहा हूं, क्या उन्होंने जो कहा वो नहीं कहा? क्या आप शफीकुर रहमान वर्क के साथ हैं या देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ हैं? आप लोगों की जिंदगियां बचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वैक्सीनेशन ना हो देश में? कैसे करते हैं जो भ्रष्टाचार है ऑलरेडी, जिसके भ्रष्टाचार की वजह से लोगों की मौतें हो गई, आज लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, आप उसमें सवाल नहीं उठा रहे। चलिए शफीकुर रहमान वर्क पर शायद आप बोलना नहीं चाहते हैं, आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, पार्टी की बात। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा। हमारे साथ एक और पैनल जुड़ चुका है, डॉक्टर अंशुल अभिजीत साहब हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर NK गांगुली साहब जुड़ चुके हैं, आप डायरेक्टर रह चुके हैं ICMR के। डॉक्टर RS चहल साहब हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जाने माने सर्जन हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जिस तरीके की चुनौती है, वैक्सीनेशन पर सियासत नहीं, साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन वैक्सीन पॉलिसी ऐसी है कि वो बिल्कुल गरीब विरोधी है। ये कहा जाता है ना सरकार के बारे में कि ये गरीबों को मारना चाहती है, गुर्बत को नहीं। और वैसे ही इनकी गरीब की यहाँ पर ये वैक्सीन पॉलिसी, मतलब एक तरह की वैक्सीन और 5 अलग अलग किस्म के दाम, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा वक्त आएगा कि ऐसी वैक्सीन पॉलिसी यहाँ पर। अरे आप जानते नहीं है फिर 150 रुपए, 250 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, 1200 रुपए, इतने सारे तो दाम लगा गिन दिए मैंने आपको। सर 1200 रुपए की कौन सी वैक्सीन लग रही है? मारा जाएगा वो गरीब युवक मारा जाएगा, क्योंकि उसको आपके गरीब डॉक्टर अंशुल अभिजीत, 1200 रुपए की कौन सी वैक्सीन लग रही है सर? और 250 रुपए की थोड़ा दर्शकों की जानकारी बढ़ा दें। नहीं, अभी आपने वैक्सीन कंपनियों ने ऐलान कर दिया है कि हर तरह की वैक्सीन होगी, और ये अब बार्गेनिंग शुरू हो गई है और सरकार ये कह रही है कि वैक्सीन कंपनियों से कि वो दाम अब कम करें। क्या 1200 रुपए की कोई वैक्सीन लगाएगी कोई कंपनी? क्या इस तरीके की कोई विज्ञप्ति आपने पढ़ी है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर तरह की यहाँ पर वैक्सीन की कीमत हो रही है। 5 अलग अलग किस्म की वैक्सीन की यहाँ पर दाम हो रही है, और यहाँ पर जो मारा जाएगा वो गरीब आदमी, जो गरीब युवक है वो मारा जाएगा। यहाँ पर उसको प्राइवेट अस्पतालों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। और इस तरह जब वैक्सीन की कमियां हैं, आपने पहले वैक्सीन के ऑर्डर तो दिए नहीं, और जो वैक्सीन की जो कमियां पड़ेंगी उससे मुनाफाखोरी होगी, उससे प्रॉफिटियरिंग होगी, उससे कालाबाजारी होगी। और यहाँ पर क्या होगा फिर? वो युवक कहाँ जाएंगे? वो जो गरीब युवक हैं, जो श्रमिक हैं, मैं आऊंगा आपके पास कि राज्य की क्या भूमिका हो सकती है। हमारे साथ प्रोफेसर NK गांगुली साहब जुड़े हुए हैं, ICMR के पूर्व डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर जुड़ने के लिए। प्रोफेसर गांगुली, वैक्सीनेशन कितना जरूरी है मौजूदा वक्त में? थोड़ा दर्शकों के लिए मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सर। और प्राइस को लेकर उसके जो लगातार डिबेट हो रही है, क्या वाकई वो इतना बड़ा मुद्दा है या उसको फिलहाल टाला जा सकता है? देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार है कोविड के खिलाफ।
हमारे पास 8-10 देश हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करीब, जैसे इजराइल ने 100% को कर दिया, वहाँ मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन सर्बिया ने, हंगरी ने, इवन यूएसए में ये एक्सेप्ट मिशिगन घट गया, यूके में घट गया, सारे यूरोपियन यूनियन में घट गया। अब वहाँ पर यूएसए, यूरोपियन यूनियन में यातायात शुरू हो गया। तो ये वैक्सीन एक प्रूवन हथियार है जो कि 8-10 देशों ने बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेट किया अपने पॉपुलेशन को। सिंगापुर ने, साउथ कोरिया ने, ये सारे लोगों ने। तो यहाँ पर हर जगह पर इसका असर दिखा है। वैक्सीन भी गरीबों के लिए सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ये मास्क नहीं लगा सकते, ये डिस्टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इनको रोटी कमाना होता है। वैक्सीन से इनको सुविधा होती है। 2 डोजेज जो वैक्सीन अगर लग जाए, तो अगर आपको इन्फेक्शन हो तो वो मामूली सा इन्फेक्शन होता है और उसमें फिर आपको वेंटिलेटर में या अस्पताल में जाना नहीं पड़ता है। 1 डोज में भी आप काफ़ी सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मास्क नहीं पहने और दूरी न करें। अस्पतालों में डॉक्टर राणा थे यहाँ पर, जिन जगहों पे खतरनाक जगह जैसे अस्पताल है, वहाँ पर जैसे पुलिस वाले हैं, वो लोग, इन लोगों को वैक्सीन अगर लग भी जाए तब भी मास्क पहनना चाहिए। हाँ, अगर आप घर के अंदर हैं, सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, कोई घर के अंदर नहीं आ रहा है, आप मास्क को न पहने। अगर कोई बाहर का आदमी, आप वैक्सीनेटेड है, बाहर का आदमी आपके घर में आ रहा है जिसके बारे में पता नहीं है, तब आपको पहनना है। और अगर घर में दूसरे कोई इन्फेक्ट हो गया है और आपको उस वक्त भी अगर आप वैक्सीनेटेड भी है, तब भी आपको मास्क पहनना है। ठीक है गांगुली सर, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं अपने इस कार्यक्रम में। जरा दर्शकों को भी लेते हैं। रिदमशील श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। जी रिदम, पूछें अपना सवाल या राय आप जो साझा करना चाहती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो कोरोना एक ऐसी चीज है जिससे हम पिछले साल से लड़ते आ रहे हैं। हमारा ही एक इकलौता देश था जो वैक्सीन को बना सका और बाकी देशों में भेज सका। आज कितने ही करोड़ों लोग इस वैक्सीन के थ्रू सेफ हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में डर है, वो सिर्फ राजनीतिक पैतरों की वजह से, जो कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और लोगों के मन में ये डर बढ़ा रहे हैं कि वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक वैक्सीन लगाने से आप खुद को सेफ नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ एक कड़ी बना रहे हो जो हर किसी को सेफ करते जा रहे हो, अपनों को और गैरों को। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, मेरे मन में एक सबसे बड़ा सवाल जो आज खड़ा हो रहा है वो यही है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस चीज पे, उनको ये सोचना चाहिए कि वही लोग हैं जो कई जगह इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ा दूसरा सवाल, ठीक है, तो आप करिए कि सियासत नहीं होनी चाहिए, वक्त की जरूरत है, वैक्सीनेशन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की बहस में। अनुराग भदौरिया साहब हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। दोनों ही आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि वैक्सीनेशन तो आप कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन में या तो भ्रष्टाचार है या फिर असमानता। 150 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की वैक्सीन के दाम, ये कैसे संभव है सर? सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि हर्षवर्धन जी ने इस पूरी बात का स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। अगर इनकी पढ़ने की आदत नहीं है तो कोई क्या करे। दूसरी बात, अगर पढ़ भी लेते हैं तो समझते नहीं है, या जैसे वो सुरजेवाला जी ने प्रश्न उतारे थे तो मैंने कहा अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम समझा देते। पहली बात यह है, हर्षवर्धन जी ने स्पष्ट कहा था कि 50% जो केंद्र सरकार 150 रुपए में ले रही है वह भी प्रदेश सरकारों को ही दिया जाएगा मुफ्त में। तो फिर केंद्र सरकार खुद तो कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कहीं चला नहीं रही है, कोई वैक्सीन लगा नहीं रही है। तो फिर जब यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रदेश सरकारों को 50% जो केंद्र की प्रोक्योरमेंट है वह फ्री में मिलेगी, तो फिर केंद्र सरकार को किस दाम पे मिल रही है, ये कर रहे हैं, वो समझ ले, उनको तो फ्री मिल रही है ना। गोपाल जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर, इससे पहले जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम इस देश में चले हैं जिसमें पोलियो वैक्सीनेशन भी शामिल है, उसको लेकर किस तरीके की पॉलिसी रही है देश में, आप बता सकें? आप अर्थशास्त्री भी हैं, साथ ही साथ मिशन इंद्रधनुष जो आप ही की योजना है केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन से जुड़ी, उसको लेकर क्या कुछ अलग पॉलिसी रही है?
क्या उसमें भी ऐसा होता है कि राज्य खरीदते हैं अलग दाम पर, केंद्र देता है अलग दाम पर? मैं आपसे समझूंगा। हमारे साथ जरा एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गोपाल जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ चुके हैं, जो लगातार अपने सूबे में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की बहस में। सर, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है और किस तरीके की कोई दिक्कत क्या सामने आ रही है? अब वैक्सीनेशन की दिक्कतें दो भाग में बंटने की हो गई। एक वैक्सीनेशन का वो हिस्सा जो 45 साल से ऊपर के नागरिकों का है, जिसके लिए केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी और आगे भी कराएंगे ऐसा कह रहे हैं। उस बाबत हमने 16.18% की आबादी को आज सुबह तक वैक्सीनेट अपने कर लिया था। लगभग 20% का टारगेट था, तो हम अचीवमेंट के नजदीक हैं। करीब 8-9 लाख नागरिक बचे होंगे जिनको फर्स्ट डोज देना है। वैक्सीनेशन के समस्या का दूसरा हिस्सा है कि जो 18 से 45 साल के नागरिकों को लगना है। अब जो केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था वो बढ़े हुए दरों पे राज्य सरकारों पे डाल दिया गया है और उसके साथ व्यक्तिगत लोगों को अलग से जोड़ दिया गया है। तो ये कौन कितना उठाएगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उद्योगपति हैं या प्राइवेट सेक्टर है, वो कितना उठाएगा 50% का, राज्य सरकारों को कितनी मिलेगी 50% में, 600 रुपए वो देंगे, राज्य सरकारों को मजबूर किया जा रहा है 400 रुपए देने का, और वैक्सीन कब मिलेगी? कुल 7 करोड़ वैक्सीन देश में बन रही है और उनका वैक्सीन वालों का अभी तक जो मैंने सुना है उनका कहना है कि हम केंद्र सरकार के लिए कमिटेड हैं, कि उनको जो प्रायर हमारा कमिटमेंट है हमको वो उनको देना है केंद्र सरकार को। फिर आप लोगों की बारी आएगी, अगर बचेगा तब हम आपको देंगे। तो 1 तारीख को 18 से 45 साल के नागरिकों को वैक्सीन लग पाएगी कि नहीं, इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन है और लगती है। का बयान सुन रहे थे, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जो राज्य हैं वो सीधे कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और अपने यहाँ की जो क्वांटिटी है, कितना उनको बल्क ऑर्डर करना है, उसके हिसाब से वो संभवतः बातचीत कर सकते हैं, यानी रेट नेगोशिएट कर सकते हैं शायद, अगर राज्य चाहें तो वैक्सीन की कंपनी से। ये मैं समझ पाया। अगर ऐसा है तो दिक्कत क्या है सर? अगर आप वेंटिलेटर खरीदते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, एम्बुलेंस खरीदते हैं, बाकी दवाइयां खरीदते हैं, तब भी तो इसी तरीके का सिस्टम एडॉप्ट करते होंगे सर आप। केंद्र सरकार से मुफ्त तो नहीं मिलती होंगी सारी चीजें? आपको ध्यान में होगा कि शुरू में जब कोरोना आया तो पीपीई किट देश में नहीं मिल रहे थे जी। वो क्यों नहीं मिल रहे थे? राज्य सरकारें खरीद सकती थी, खरीदना चाह रही थी, क्योंकि पीपीई किट्स बन ही नहीं रहे थे उतने। आज हमको कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन उठा लीजिए। पहला सवाल जो आप कर ही रहे थे कि राज्य सरकारें क्यों, ये राष्ट्रव्यापी व्यापक आपदा है, बहुत बड़ी त्रासदी है जब अन्य वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के माध्यम से होते हैं, और इस कोरोना की वैक्सीन के लिए 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अपने बजट में पास भी कराए हैं, तो अब राज्य सरकारों के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? दूसरा कि अगर वैक्सीन होगी फैक्ट्री के पास तब तो हम मांगेंगे तो वो देंगे। माननीय हर्षवर्धन जी ने तो हल्के से कह के इसको टाल दिया राज्य सरकारों के ऊपर। यही तो सबसे बड़ी गलती हो रही है। केंद्र सरकार को इस बात को स्वीकार करके कि हमारे देश में क्षमता ही उत्पादन की वर्तमान में 7 करोड़ की है, हम 7 करोड़ लेंगे और 7 करोड़ नागरिकों को प्रतिदिन हम उपलब्ध कराएंगे। ये ना कह के जब से ये बात होने लगी कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है, वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है, उस दिन से ये समस्या बन गई और अब समस्या यहाँ तक आ गई कि केंद्र सरकार ने अपनी जवाबदारी से ही पीछे हटने का निर्णय ले लिया। ठीक है, आप करेंगे अवेलेबिलिटी को लेकर भी सवाल है सर, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ही हमें मुफ्त मुहैया कराए, तो एक सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार की भी तो अपनी आर्थिक क्षमताएं हैं, सीमित संसाधन है। राज्य सरकारों ने भी पिछले 1 साल में ना अपनी जीएसटी में कोई कटौती की है, ना अपने एक्साइज में कोई कटौती की है, ना टैक्स कलेक्शन को लेकर किसी तरीके की ऐसी बड़ी राहत उनको मिली है कि वो कहें कि हम तो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, और केंद्र सरकार कहे कि नहीं हमारा तो खजाना भर रहा है। जब केंद्र सरकार के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं वही चुनौतियां आपके सामने भी हैं सर। जब केंद्र सरकार अफोर्ड करके आपको 50% दे सकती है तो बाकी का 50% आप क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या आपने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं? क्या आपने बाकी टैक्स को कम किया था कि आपके सामने राजस्व का संकट है? मतलब ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के राज्यों के तमाम मंत्रियों से पूछा जा रहा है, सरकारों से पूछा जा रहा है। मेरे को आप एक सवाल का जवाब दे दें कि केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ का बजट में प्रावधान इस साल किया था कि नहीं कोरोना की वैक्सीन खरीदने का, और उन्होंने 30,000 करोड़ में से कितने पैसे खर्च कर दिए हैं? उन्होंने प्रावधान किया था, ये स्पष्ट संकेत थे कि राज्य सरकारों को बजट में प्रावधान नहीं करना है। बावजूद उसके हमारे मुख्यमंत्री जी ने सामने आके ये कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम वैक्सीन अपने नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे और निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, उसमें हम पीछे नहीं हट रहे।
लेकिन वैक्सीन होगी तब तो हम खरीदेंगे और नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे। दो चीजें। 30,000 करोड़ तो का जो मैं क्या समझ हुआ? पा रहा हूं सर, उसका मतलब यह है कि उपलब्धता बड़ी चुनौती है, दाम में अलग अलग दाम होना बड़ी चुनौती नहीं है। क्यों नहीं है? केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल खरीदेगी 10 रुपए में और राज्य सरकारें खरीदेंगी 30 रुपए में। ये कैसे देश की व्यवस्था है? कोई भी वस्तु केंद्र की सरकार खरीदेगी सर, लेकिन उसी पेट्रोल डीजल पर जितना टैक्स आप वसूलेंगे उतना ही केंद्र वसूलेगी। तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं अपने स्तर पर? नहीं, लेने की बात नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा कि सामग्री है कहां। ठीक है, आप उपलब्ध, बिल्कुल ठीक, वही बात जो मैं आपसे समझना चाह रहा था। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने वादा किया है अपनी जनता से कि वो मुफ्त में वैक्सीनेशन देंगे, लिहाजा दाम बड़ा सवाल नहीं है, सवाल इस वक्त वैक्सीनेशन की उपलब्धता का है। तो एक तरफ कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन वक्त की जरूरत है और उसी वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप लग रहा है कि वैक्सीनेशन पर सियासत हो रही है। हमारे साथ तमाम खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत साहब हैं, हमारे साथ प्रोफेसर एनके गांगुली साहब हैं, आप डायरेक्टर रह चुके हैं आईसीएमआर के, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर्जन डॉक्टर आरएस चहल साहब भी हैं। डॉक्टर चहल, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो बात, माफ कीजिएगा गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, जो बात टीएस सिंहदेव साहब अभी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, वो सवाल खड़ा कर रहे थे ना सिर्फ दाम पर बल्कि अवेलेबिलिटी पर, उससे ज्यादा, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तीन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। कुछ प्रदेश सरकारें पूरा होमवर्क नहीं करती और बात करती है। उन्होंने तीन बातों को इग्नोर किया। यह है कि वैक्सीन फेज मैनर में है और केंद्र सरकार ने कहा है कि एकदम पहली 1 मई को अगर 18 साल की उम्र के बच्चों को, बड़े लोगों को खोलेंगे तो सबको एक ही दिन वैक्सीन लगेगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे फेज मैनर में सीक्वेंसिंग करते हुए लगाना है और प्रदेश सरकारों को छूट दी है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को किसको कैसे लगाना है, उसको आप अपने शेड्यूल के अनुसार लगा लीजिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अभी हमारे पास 2 वैक्सीन है, एक स्पुतनिक को परमिशन दे दी है और केंद्र सरकार ने यह अनाउंस किया है कि 8-9 और वैक्सीन जो WHO और इंटरनेशनल अलग अलग जगहों पे अप्रूव्ड है, उन लोगों को भारत में फास्ट ट्रैक परमिशन मिल जाएगी, तो वह भी आ जाएंगे धीरे धीरे। तीसरी बात है कि आज अमेरिका से केंद्र सरकार ने बातचीत करके जो रॉ मटेरियल भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम आ रही थी वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने का परमिशन सरकार, मतलब वहां पे आ गया है कंसेंट। और चौथी बात यह है कि इन लोगों को केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का। तो ये चारों महत्वपूर्ण बातें इग्नोर करके ये कह देना कि केवल हमें अवेलेबिलिटी की बात नहीं है, तो यह तो पूरी तरह से बात है। 14 गोपाल जी, डॉक्टर आरएस चहल साहब हमारे साथ, लगातार उनका वास्ता पड़ रहा है इस तरीके की गंभीर चुनौती से। चहल साहब, जो बात बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा भरोसा बढ़ता है क्या? कोरोना की वैक्सीन को लेकर संकट नहीं आने वाला है? देखो, कोरोना का वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन में फर्क ये है, मेरी राय में कोरोना का वैक्सीन एक नेशनल पॉलिसी होना चाहिए। इसमें स्टेट, प्राइवेट प्लेयर्स और सेंटर को बैठ के एक दाम एक कंट्री में करना चाहिए, वैक्सीन अवेलेबिलिटी करनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का कह रहे हैं कि सेंटर सरकार ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, ऐसे वैक्सीन का भी एक सिंगल पॉलिसी होना चाहिए। एटलीस्ट जो 2 इंडियन वैक्सीन है, एक इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है और एक इंडिया में प्रोड्यूस्ड है, तो इन दोनों का एक प्राइस होके सबको होना चाहिए। दूसरी मेरी राय ये है कि सारे वैक्सीन को पेड होना चाहिए, एक मिनिमम दाम रखना चाहिए। जो अफोर्ड नहीं करता सरकार उसको रिएम्बर्स कर दे। हमारे पास इतना अच्छा जनधन योजना अकाउंट्स है, सब कुछ है, पर एक बार सब पेड हो जाए तो उसे आसानी रहेगी। ठीक है, चहल साहब का सुझाव। डॉक्टर गांगुली साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो डॉक्टर चहल यहाँ पर कह रहे हैं? एक चीज बिल्कुल सही है। गोपाल जी, आपके पास आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर है हमारे साथ, प्रोफेसर एनके गांगुली, उनका रुख जान लेते हैं। जी गांगुली सर, कहें। देखिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर एक दूसरे देशों जैसा नहीं है हमारा। तो फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडोनेशिया का है, तो ये हमारे मिसाल है। इनमें स्टेट और सेंटर इकट्ठे मिलजुल के काम कर रहे हैं। स्टेट भी कुछ बीड़ा उठाते हैं, सेंटर भी कुछ बीड़ा उठाता है, और सेंटर का ये काम है कि वैक्सीन मुहैया कराना, सो दैट वैक्सीन अवेलेबिलिटी देश में हो जाए। उसके बाद वैक्सीन सेंटर
अवेलेबल कराती है स्टेट्स को। स्टेट्स अगर एडिशनल कुछ करना चाहें तो वो उसके ऊपर कर सकते हैं, ये एक स्टेट को छूट है। साथ में प्राइवेट सेक्टर को छूट मिली है कि वो वैक्सीन 30% लोग इंडिया के प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीन ले सकते हैं, उनमें वो पे करने की क्षमता है। तो प्राइवेट सेक्टर को छूट दी है। प्राइवेट सेक्टर विदेशों के वैक्सीन कंपनी से एडवांस ऑर्डर देके वैक्सीन मंगा सकते हैं और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको वो वैक्सीन देंगे। सात स्टेट्स ने और भारत सरकार ने ये बोला हुआ है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाएंगे, उनको मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन के फ्रंट पर, ऐसा प्रोफेसर गांगुली को लगता है। 3 पैनलिस्ट जो पॉलिटिशियन है उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक अतुल शर्मा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जी अतुल, कहिए अपनी बात। सर, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक नॉमिनल कॉस्ट होगी तो गवर्नमेंट की भी हेल्प होगी इससे और सब लोगों का भी फायदा होगा, क्योंकि नॉमिनल कॉस्ट हर कोई पे कर सकता है। तो नॉमिनल कॉस्ट पे कोई भी इससे परेशानी नहीं होगी। जो नहीं दे पाएंगे उनको रीइंबर्स भी कर सकते हैं, या उनके लिए सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पे फ्री में वैक्सीनेशन लगवाई जा सकती है। तो बस सबसे बड़ी मेन बात यही है कि सबको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। 18 से अबव है और 18 से जो छोटे हैं उनके लिए भी जल्दी ही रूल आना चाहिए कि उनके लिए वैक्सीनेशन आप करें कि हर किसी को वैक्सीनेशन वक्त की जरूरत है, नॉमिनल कीमत अगर रहे तो दिक्कत नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सरकारें मुफ्त में मुहैया कराएं। डॉक्टर अंशुल अभिजीत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे साथ। अभी आपने सुना अपनी ही पार्टी के नेता और एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को, उनसे भी मैं यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। सर, जब आप भी कहते हैं अपने राज्यों में कि हम कोरोना से लड़ने के लिए गंभीर हैं, तो वैक्सीनेशन को लेकर सियासत क्यों होती है? क्यों आप कहते हैं कि नहीं, हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, केंद्र सरकार हमको फ्री में दे दे? मतलब आप समझते हैं कि कांग्रेस ही गुनहगार है? ये तो यहाँ पर तो नहीं, देखिए रियासतें गुनहगार हैं। देखिए जब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ है तो जितनी भी सारी शक्तियां हैं इस कोविड को लड़ने के लिए वो तो केंद्र सरकार में सीमित हो गई है ना। जितने भी हथियार हैं, जो शक्तियां हैं, जो पॉलिसी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आपकी नेशनल प्लान कहाँ है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अगर आप नियम पढ़ेंगे तो पहला नियम यह है कि अंशुल अभिजीत जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं सर बीच में। जहां तक मुझे जानकारी है, आप मुझे सही कीजिएगा, राज्यों को यह अधिकार है कि उनको नाइट कर्फ्यू लगाना है, लॉकडाउन लगाना है, कितनी छूट देनी है, कितनी सख्ती बरतनी है। नेशनल पॉलिसी आपने अनाउंस की वैक्सीन की, उसमें भेदभाव हो रहा है। इतने सारे दाम क्यों हो रहे हैं? सरकार 50% एक दाम पे लेगी, फिर सरकारी अस्पताल में दूसरा दाम होगा। आप क्यों नहीं पहला ऐलान कर लेते कि ये मुफ्त में वैक्सीन का वितरण होगा? इसमें कोई ये दुविधा ही नहीं है। आप ये एक बार कह लीजिए कि मुफ्त में होगा, और ये जो रियासतों के बीच में जो आर्टिफिशियल कंपटीशन है, जो मुकाबला है, जो संघर्ष है, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। सियासत नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर अंशुल, क्या ये मुमकिन है कि आप केंद्र सरकार को कोसते हुए ये कहें कि देखिए वहां तो हम पैसा दे रहे हैं लेकिन हम आपको मुफ्त दे रहे हैं वैक्सीन? पॉलिटिक्स में तो वेलफेयर स्कीम्स चलती है ना, जो सलाह केंद्र को दे रहे हैं वो आप राज्य के स्तर पर क्यों नहीं लागू कर देते हैं? कोशिएगा फिर आप केंद्र सरकार। हमने तो ये ऐलान किया है, हमने छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी ऐलान किया है कि मुफ्त में होंगे, और पंजाब भी एक सकारात्मक कदम लेने वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, तो तीनों राज्यों में मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मुफ्त मिलेगी, लेकिन सरकार को ये ऐलान कर देना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में मुफ्त वैक्सीन मिले। मतलब बजटरी एलोकेशन है 30,000 करोड़ का, ये ज्यादा महंगा नहीं है। 50,000 60,000 करोड़ का मुफ्त वैक्सीन सारे व्यापक रूप से मिल सकता है पूरे देशवासियों को। ये सियासत क्यों करना चाहती है सरकार? गोपाल जी, समय खत्म हो रहा है, मुझे अनुराग भदौरिया का भी रुख करना है। वो मुस्कुरा रहे थे जब आप अपनी दलील दे रहे थे, लेकिन जो बात यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो 30,000 करोड़ रुपए कब खर्च होंगे? वैक्सीनेशन का वादा तो आप भी कर रहे थे सर। 30,000 करोड़ से सरकार ऑक्सीजन भी मंगवा रही है, कई वैक्सीन को पूरे उन कंपनीज को डेवलपमेंट करने के लिए भी पैसा मुहैया करवा रहे हैं, और उसके डेवलपमेंट और उसके लिए रॉ मटेरियल, इन सब में नए नए प्लांट्स लगाने, अलग अलग कंपनियों को भी सब तरीके से पैसा देना। देखो कोई एक चीज भदौरिया साहब, सुन लिया आपने बीजेपी का प्लान, बीजेपी का विजन, जो आप सवाल खड़ा कर रहे थे? आप संतुष्ट हैं इस दलील से? पूरा वैक्सीन पे डेवलप किया प्लान ये आपने जब से ऐसे नहीं डेवलप हो गया। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये जब से आए हैं टीवी डिबेट में, आपकी जितनी देर से आए सबको बता रहे हैं होमवर्क करके नहीं आते, होमवर्क करके नहीं आते। अरे प्रभु, आपने होमवर्क कर लिया होता ना 1 साल पहले तो कोविड से इतने लोगों की मौतें नहीं होती। आपने हॉस्पिटल में गैस प्लांट की व्यवस्था कर दी होती, वेंटिलेटर और बेड की ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली होती, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती, तो देश में इतने लोगों की कोरोना
कोरोना काल से मौतें नहीं होती। सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग नहीं की। अगर आपने सही प्लानिंग की होती तो आज देश में कोरोना काल से हाहाकार नहीं मचा होता। 1 साल पहले कोरोना काल इस देश में आया हुआ है, आप दूसरे को होमवर्क बता रहे हैं। कहते बोले चलनी बोले उसमें 72 छेद। अनुराग भदौरिया, पहले इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए सर। तो जो गोपाल कृष्ण अनुराग भदौरिया ने क्या कोरोना का वैक्सीन लगाया है, लगवाया है, नहीं लगवाया? और आपके नेता ने, मैं उनसे देखिए, गोपाल जी को मैं जो सवाल पूछूंगा, गोपाल जी को तो डाइवर्ट करना है। गोपाल जी जनता की बात कहां करना चाहते हैं? उनको सब इंडिविजुअल करके डिबेट में करना। मैं कहता हूं कि लोगों की मौतें हो रही है, आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी क्या? आपने यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की क्या? बताइए ना मुझे। आपने बेड की व्यवस्था की क्या? वेंटिलेटर की व्यवस्था की क्या? आपने हॉस्पिटल की व्यवस्था की क्या? अनुराग भदौरिया, हाँ ना में जवाब दे दीजिए, फिर आगे सवाल कर लीजिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल से क्या दिक्कत है? मचाए, मध्य प्रदेश में मचाए, लोगों की मौतें हो रही है। आपको लोगों की मौतें की चिंता नहीं है, चिंता जल रही है, अनुराग भदौरिया दिखाई पड़ेंगे, आपको वक्तव्य दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आप राजनीति करना चाहते हो। आप जनता की बात नहीं करना चाहते, आप इंडिविजुअल की बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जनता से लेना देना नहीं है। अनुराग भदौरिया, हाँ ना में बता दीजिए ना सर। गोपाल जी माफ कीजिएगा। 1 साल पहले अनुराग भदौरिया, क्या आपने वैक्सीन लगवाया है, नहीं लगवाया? होमवर्क करके आपने अब तक, सुन तो लीजिए, होमवर्क करके मेरी बात सुन लीजिए, होमवर्क करके हाँ या ना बता दीजिए सर। ठीक कर दिया होता। और मैंने दोबारा से बोल रहा हूं कि देश के वैज्ञानिकों पे मुझे पूरा भदौरिया साहब, हाँ या ना? देश की वैज्ञानिक का वैक्सीन लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बार बार बोल रहा हूं। अरे मैं आपसे बोल रहा हूं, देश की उसी पे तो प्रश्न उठाया था। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे उंगली उठा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, जो इनका भ्रष्टाचार वाला सिस्टम है, कुत्ता आप इंजेक्शन लगा देते हो, इसमें सुधार करो ना। सुधार करो ना कि किस तरह से आपने भ्रष्टाचार घोटाले में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए अनुराग जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि आप गलतफहमी फैला रहे हैं यहाँ पर। हालांकि कुछ सवाल आप खड़े कर रहे हैं जिनका जवाब शायद बीजेपी अपने हिसाब से दे रही हो। देश की बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जो सवाल आपने पूछा था वो ये था कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर राजनीति करना क्या उचित है। 90% लोगों ने कहा है कि नहीं, कोरोना की वैक्सीन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चलिए, जाने से पहले एक जरूरी खबर। इस मुश्किल हालात में जब एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिख रहा है। इसीलिए जान बचाने की मुहिम के लिए न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं तो आपकी मदद लोगों की जिंदगी बचा सकती है। आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना चैनल न्यूज नेशन। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर प्लाज्मा डोनर डिटेल भेजें और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएं। देश की बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।